अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम नसीम विद माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सीमी। मैंने इस ईडीयू 406 बुक के तमाम लेक्चर्स जो 133 से लेकर 268 तक थे वो तमाम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं अपने चैनल पर। और अब मैं स्टार्ट के जो टॉपिक्स हैं 1 से लेकर 132 तक इंशाल्लाह वो वन बाय वन 10 टॉपिक्स करके अपलोड करती जाऊंगी और आपकी बहुत अच्छी मिड टर्म की तैयारी हो जाएगी। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम टॉपिक 1, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव का वर्ड रिफ्लेक्शन से इनका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो मिरर इमेज नजर आ रहा है दैट इज द रिफ्लेक्शन। अब आगे प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने प्रैक्टिस की प्रोफेशनल लाइफ की अक्कासी कर रहे हैं दैट इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो अब अगर आप ईडीयू की बात करें, एजुकेशन की बात करें, आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप थ्योरेटिकली जो कुछ पढ़े आप प्रैक्टिकली आप अप्लाई करेंगे। जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं उसके बाद आप उसकी अक्कासी अगर करें, उस पर रिफ्लेक्ट करें, उसको गो थ्रू करें कि आपने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया और उसमें क्या क्या डेफिशिएंसीज आई, उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उसमें फर्दर स्ट्रेटजीज क्या क्या अप्लाई हो सकती हैं। दिस ऑल इज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इन योर प्रोफेशनल लाइफ। अब आपकी बुक में इसको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को डिफरेंट वे से डिफाइन किया हुआ है, लाइक रिफ्लेक्शन इवैल्यूएशन ऑफ ओन प्रैक्टिस एंड of their own continuing professional teachers is a reflection. Then the ability to reflect on what, why and how we do things and to adopt and develop our practice। आप अपनी प्रैक्टिस को कैसे डेवलप कर रहे हैं by focusing on these questions, what, why and how। And then here is another definition in a professional setting. Reflection is deliberate, purposeful, structured process which links theory to practice। आप इसमें theory को practice के साथ लिंक करते हैं and it is a deep learning process। ठीक है, आप डीपली फोकस कर रहे होते हैं अपनी ही प्रैक्टिकल लाइफ पर, या फिर आप अपने प्रैक्टिकली जो आप अपने अप्लाई किया है विद इन द क्लासरूम आप उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जोहन मुन का क्या कहना था रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज अ फॉर्म ऑफ मेंटल प्रोसेसिंग। ये एक मेंटल प्रोसेस है दैट वी यूज टू फुलफिल अ पर्पस और अचीव सम एंटिसिपेटेड आउटकम। इसको हम यूज करके कोई एंटिसिपेटेड आउटकम अचीव करते हैं। अप्लाइड टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ relatively complicated or unstructured ideas and is largely based on reprocessing of knowledge, understanding and possibly emotions that we already possess। This all is the continuous form। ये बुलेट्स अलग से इन्होंने लगा दिए थे बट दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। देन व्हाई द इंटरेस्ट इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में इंटरेस्ट क्यों जरूरी है। रिफ्लेक्टिव टीचर्स आर मोर लाइकली टू डेवलप रिफ्लेक्टिव लर्नर। जो रिफ्लेक्टिव टीचर्स होते हैं वो रिफ्लेक्टिव लर्नर्स के तौर पे भी सामने आते हैं हमारे। देन व्हाई द इंटरेस्ट इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज अ की टू इम्प्रूवमेंट। ये एक इम्प्रूवमेंट की तरफ स्टेप है। जब आप अपनी प्रैक्टिकली आप अपने प्रैक्टिस को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, आप उसमें से फ्लॉज एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन फ्लॉज को बी से रिमूव करने के लिए आप कुछ इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं कि इसको हम अगर फलां तरीके से इम्प्रूव कर लिया जाए तो हमारे जो डेफिशिएंसी आ रही है टीचिंग प्रैक्टिस वो फुलफिल हो जाएगी। व्हाई रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस लीड्स टू। अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के अगर बेनिफिट्स आ जाए या इंपॉर्टेंस आ जाए या सिग्निफिकेंस आ जाए तो आप ये वाले पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कि इट लीड्स टू हायर क्वालिटी प्रैक्टिस एंड बेटर आउटकम फॉर लर्नर्स। अवेयरनेस ऑफ वैल्यू एंड बिलीव्स ये क्रिएट करती है एंड मोर लाइकली टू चैलेंज एंड चेंज प्रैक्टिसेस। फर्दर इट लीड्स टू इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। अगेन आप इसके आगे फर्दर ये पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे। It leads to seeking research, resources and advice and further it also promotes collaboration between professionals। Professionals के दरमियान में भी collaboration या communication gap communication को ये increase करती है। Why reflective practice is so important? Again, this point can be added in the significance. Research shows that reflective practice is a crucial way of learning and extending professional understanding। Professional understanding create करने में help out करती है reflection। देन रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आर हाईली पर्सनल प्रोसेस। दोनों पर्सनल प्रोसेस है और दे रिक्वायर अ प्रोफेशनल टू टेक डेली एक्सपीरियंसेस एंड एनालाइज देम, टर्न देम ओवर इन देयर माइंड एंड फिल्टर दीस न्यू थॉट्स। जो डेली बेसिस पर उनकी न्यू थॉट्स डेवलप हो रही है, न्यू आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, उन पर आप बार बार रिफ्लेक्ट करेंगे अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू और पर्सनल वैल्यूज और बायसेस को आप उसमें से इमिटेट करेंगे, डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू प्रोसीड। और फिर आप उस बेसिस पर डिसाइड करेंगे आपने किस तरह से प्रोसीड करना है। Again, this is the point or significance point of reflective practice। Research shows that teacher who regularly reflect, के वो टीचर जो regularly reflect कर रहे होते हैं upon their teaching practice, that why they do it, how they do it and why they are going to do this
द न्यू नॉलेज कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस, और जो न्यू नॉलेज फर्दर वो इससे गेन कर रहे होते हैं उनकी प्रैक्टिस को फर्दर इम्प्रूव करता है और इससे आउटकम अच्छा आता है। द प्लेस और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इन टीचिंग, टीचिंग में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की क्या जगह है या क्या इम्पोर्टेंट है या क्या पोजीशन है, इसको हम कैसे बीच में मर्ज कर सकते हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। आप एक टीचिंग स्ट्रेटजीज की लिस्ट बनाएं और 2 to 3 वीक्स दैट यू हैव यूज्ड ओवर द लास्ट 2 to 3 वीक्स का पिछले 2-3 हफ्तों में आपने जो टीचिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई की हैं, आप उनकी एक लिस्ट रेडी कर लें। इसमें कुछ स्मॉल ग्रुप वर्क, लेक्चर, डेमोंस्ट्रेशन या कोई भी डिबेट वगैरह आ सकता है। और इस टास्क को आप आप अपने लिए हेल्पफुल पॉइंट की तरह ले सकते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इन टीचिंग में। एंड देन आपने जो लिस्ट बनाई है आप उसको एनालाइज करें। ईच टीचिंग स्ट्रेटेजी, व्हाट इज योर रोल, उस हर टीचिंग स्ट्रेटेजी में आपका क्या रोल था, आपका रोल टुवर्ड्स लर्नर क्या था, व्हाट टास्क आर यूज्ड, आपने कौन कौन से टास्क यूज किए। अब उस लिस्ट में से आपने एनालिसिस कर लिया, अब आपने एग्जामिन करना है वन टीचिंग ओकेजन विच वन बैड, कि ऐसा 20 से कोई आपने देखना है कोई टीचिंग एक्सपीरियंस जो बैड रहा, जो ठीक नहीं था, जिसका आउटकम आपके पास अच्छा नहीं आया। फिर आप उसके कॉजेस फाइंड आउट करेंगे। जब आपको कॉजेस पता चलेंगे कि ये वाला बैड एक्सपीरियंस था टीचिंग एक्सपीरियंस में, इसके कॉजेस ये हैं, अब इन कॉजेस को सॉल्व कैसे किया जाए, इट इज नेक्स्ट स्टेप इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। आप इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन के साथ साथ आप इंप्रूविंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करेंगे टू गेट इम्प्रूवमेंट इन योर टीचिंग प्रैक्टिस। तो दिस वाज द प्लेस ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इन टीचिंग, कि आप किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं इन योर टीचिंग प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज अ प्रोसेस, यहाँ पर अगेन डेफिनेशन दिया है, इज अ प्रोसेस बाय विच यू स्टॉप एंड थिंक अबाउट योर प्रैक्टिस, कॉन्शियसली एनालाइज योर डिसीजन मेकिंग। आप कॉन्शियसली अपने डिसीजन को एनालाइज करते हैं एंड ड्रॉ ऑन थ्योरी एंड रिलेट इट टू व्हाट यू डू इन प्रैक्टिसेस। क्रिटिकल एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन रीफोकसेस योर थिंकिंग। जो क्रिटिकल एनालिसिस या इवैल्यूएशन है वो रीफोकस करेगा आपकी थिंकिंग को ऑन योर एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड हेल्प्स टू जनरेट, ये जनरल नहीं आता, हेल्प्स टू जनरेट न्यू नॉलेज एंड आइडियाज। आप इससे न्यू आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। व्हाट इज टू बी गेन फ्रॉम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से आप क्या गेन कर सकते हैं। इट इज बेसिकली अ रियल शिफ्ट इन पावर ओवर हु डिटर्मिन्स व्हाट काउंट्स एज नॉलेज एंड व्हाट काउंट्स नॉलेज, कि क्या चीज ज्यादा नॉलेज काउंट होती है और क्या डायरेक्ट नॉलेज है। देन बेस्ट प्रैक्टिस अचीव करने के लिए फ्रॉम डेविड हेल्बर्स नॉवल, अब ये डिफरेंट इन्होंने इनकी जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसकी बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल आप इसको छोड़ दें, इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades द रिफ्लेक्टिव टीचिंग हैज बीन एम्ब्रेस्ड बाय टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स एंड एजुकेशनल रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये स्लोगन रेज किए जा रहे थे रिफ्लेक्टिव टीचिंग के जो ड्यूरिंग लास्ट 2 decades है। The move towards seeing teachers as reflective practitioner is also a rejection of top-down forms of educational reform that involve teachers only as conduits for implementing program, curricula and ideas formulated elsewhere। कि आप इसमें एक नैरो डाउन अप्रोच चूज कर रहे होते हैं टू रिफ्लेक्ट योर ओन प्रैक्टिस। अगर सरफेस लेवल पर हम बात करें तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मूवमेंट क्या है, इट इन्वॉल्व रिकग्निशन दैट टीचर्स शुड बी एक्टिव इन फॉर्मुलेटिंग द पर्पसेस, के टीचर ये आइडेंटिफाई करें कि दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं अपने पर्पस को फॉर्मुलेट करने के लिए एंड एंड्स ऑफ देयर वर्क, एंड दे दैट दे नीड टू प्ले लीडरशिप रोल इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल रिफॉर्म्स, और उनका जो रोल है, जो लीडरशिप रोल वो प्ले कर रही हैं करिकुलम डेवलपमेंट में और स्कूल रिफॉर्म में। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्शन क्या हेल्प करती है, डेवलप आवर ओन लर्निंग एंड टीचिंग फ्रेमवर्क। हम अपने लर्निंग और टीचिंग फ्रेमवर्क खुद से डेवलप कर रहे होते हैं बाय रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। देन दीज आर सम पॉइंट्स व्हाट इज गेन टू बी गेन फ्रॉम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। इस टॉपिक में जो मेन क्वेश्चन बन सकता था वो यही है, जिसके आगे ये सारे पॉइंट्स हाईलाइटेड है, कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से क्या गेन होता है। ये अगर बेनिफिट्स पूछ लिया जाए तो आप ये बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं, एडवांटेजेस पूछ ले वो तब भी यही पॉइंट्स आएंगे। इट अलाउज कॉन्शियसली डेवलप आवर ओन रेपर्टोरी ऑफ स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। हम अपनी स्ट्रेटजीज और टेक्निक की एक रेपुटेशन क्रिएट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। देन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हेल्प्स अस टेक इन्फॉर्म्ड एक्शंस। हम एक इन्फॉर्म्ड एक्शंस अंडरटेक करते हैं जो कि जस्टिफाइड होते हैं और एक्सप्लेनेबल होते हैं, जिससे हम आंसर्स रिगार्डिंग टू टीचिंग प्रॉब्लम्स जनरेट करते हैं। हम आंसर देने के काबिल हो जाते हैं बाय रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अलाउज अस टू एडजस्ट एंड रिस्पॉन्ड टू इश्यूज एंड प्रॉब्लम। जो भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने में हेल्प आउट करता है। उसके अलावा इट हेल्प्स अस टू बिकम अवेयर ऑफ अंडरलाइंग बिलीव्स एंड असम्पशंस। जो अंडरलाइंग बिलीव्स है या असम्पशंस है लर्निंग या टीचिंग के बारे में,
हम उनसे अवेयर हो जाते हैं। इट प्रमोट्स पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, देन इट हेल्प्स टू लोकेट आवर टीचिंग इन द ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। कि एक ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हम अपनी जो टीचिंग प्रैक्टिस है उसको एक उस पर नजरसानी कर लेते हैं बाय यूजिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। देन एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो एडवांटेजेस तो अभी आपने ऊपर पढ़े हैं, व्हाट इज गेन फ्रॉम द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो बेसिकली यहाँ पर ये ड्रॉबैक्स की बात करें इस टॉपिक में, टॉपिक 4 में क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के। दीज आर द 4 ड्रॉबैक्स। नंबर 1, लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कि कॉन्सेप्ट हो सकता है क्लियर ना हो। अगर जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मिसलीडिंग हो सकती है कि आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है जो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। टू मच फोकस ऑन द इंडिविजुअल। अब इसमें अब आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने आप पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। टू मच फोकस हो जाता है इंडिविजुअल पर। जब आप इटसेल्फ एक सिंगल इंडिविजुअल पर टू मच फोकस हो गए हैं तो बाकी सारी चीजें आप निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। देन फेलियर टू एक्नॉलेज ऑन गोइंग डिस्कोर्सेज इन प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस है उसपे जो डिस्कोर्सेज है जिसमें डिफरेंट पाथ है या टेक्निक्स हैं, आप उनको एक्नॉलेज करने में फेल हो जाते हैं। देन फेलियर टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस की कॉम्प्लेक्सिटीज है, कोई कॉम्प्लेक्स उसमें स्टडीज आ रही हैं, आप उनको अंडरस्टैंड करने से आरी हो जाते हैं। दीज आर द 4 ड्रॉबैक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। अब वन बाय वन इसकी आगे डिटेल भी दी हुई है। लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, के अगर टीचर को इटसेल्फ कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वो उसकी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। सेकंड, फोकस ऑन इंडिविजुअल। एक फुल फोकस इंडिविजुअल पर हो जाता है, आप बाकी चीजें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह सैंडविल्स का व्यू क्या था, एन एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन फेल्स टू कंसीडर द अकाउंट्स ऑफ अदर। कि बाकी चीजों का को इनटू अकाउंट लाना डिफिकल्ट हो जाता है और वो बल्कि हम निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। टेलर वाइट का क्या कहना था, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ओपन अप अनसर्टेन एम्बिगुअस एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। कि जब बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हो तो अनसर्टेन एम्बिगुअस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। और स्कोर्स का कहना कहना था कि डज नॉट एक्नॉलेज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ लैंग्वेज एज डिस्कोर्स एंड डिस्कोर्स विद इन प्रैक्टिस एनवायरमेंट। देन डिस्कोर्सेज इन प्रैक्टिस आ गया, द थर्ड फ्लॉ एंड वेयर इज द अदर। बाकी सारे कहाँ है, इट मीन्स कि आप फोकस ऑन इंडिविजुअल करें तो बाकी सारी चीजें इग्नोर हो रही हैं। दीज वर द 4 ड्रॉबैक्स। वर्ड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ऊपर वाले जितने हमने पॉइंट्स पढ़े थे हम सब आप उन सबको कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक चंक ऑफ पॉइंट्स आ जाएगा जो कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस बता रहा है। तो आप वो टॉप वाले दोबारा से यूज कर सकते हैं। देन हाउ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कैन डेवलप योर वर्क फर्दर। आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कैसे आपको हेल्प आउट करती है कि आप अपने वर्क को प्रमोट कर सकें, इंप्रूवमेंट ला सकें। नंबर 1, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से स्टूडेंट्स की नीड्स हाईलाइट हो जाती हैं कि स्टूडेंट्स को किस चीज़ की जरूरत है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। वर्किंग विद कोलीग्स, आप कोलीग्स के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंस को, तो कोलीग्स भी आपको काफ़ी हेल्प देते हैं कि सपोज़ मेरी क्लास में भी यही इश्यू था तो मैंने इसको इस तरह से रिज़ॉल्व किया और अब क्लास में इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। थर्ड, योर रोल विद योर स्टूडेंट। आप स्टूडेंट के साथ भी रोल प्ले कर रहे होते हैं, प्लानिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स की लर्निंग प्लान कर रहे होते हैं कि उनको फर्दर कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। देन वर्किंग विद एक्सटर्नल एजेंसीज, पेरेंट्स, आप पेरेंट्स के साथ डील करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज दूसरे स्कूल्स के टीचर्स उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस आपको इन सब में फर्दर ग्रो अप करने में हेल्प आउट करती है। देन हाउ कैन रिफ्लेक्शन बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिस। रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस के लिए कैसे यूज की जा सकती है। देयर आर 4 प्रिंसिपल, यू हैव टू रिमेंबर दिस, देयर आर 4 प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। नंबर 1, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। इसका मतलब लिखा है प्रॉब्लम पोजिंग एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को पोज भी करेगा और उसको सॉल्व भी करेगा। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज सच अ प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन एक्शन रिसर्च। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक्शन रिसर्च पर बेस करती है कि आप इसमें एक एक्शन ला रहे होते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होते हैं। एक्शन रिसर्च क्या चीज है, पावरफुल टूल्स फॉर चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। देन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इंश्योर्स दैट टीचिंग एंड लर्निंग आर रिसर्च लेड। कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है आप इसकी बेसिस पर ये एक्सप्लोर करते हैं कि टीचिंग और लर्निंग एक रिसर्च लीडिंग प्रोसेस है। देन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज डेटा ड्राइवन, ओनरशिप ऑफ द डाटा इज सेंट्रल टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देन हाउ इज थिंकिंग डन, थिंकिंग किस तरह से होती है, हाउ द थिंकिंग इज डन, द कॉग्निटिव प्रोसेस, थिंकिंग कैसे हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई, स्टिमुलस उसका वजह क्या थी, एंड एज वेल एज लर्निंग एंड चेंजेस इन प्रैक्टिस। हाउ इज थिंकिंग डन, थिंकिंग कैसे होती है।
थिंकिंग 3 किस्म की होती है, ठीक है? 3 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कैन डेवलप। 3 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है या 3 टाइप्स ऑफ थिंकिंग हम कह सकते हैं। टेक्निकल रैशनैलिटी, जो बिहेवियर और स्किल पर बेस करता है। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन एक्शन। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन का मतलब है आप क्लास में गए, लेक्चर दिया, बाहर आए, अब आप थिंक आउट करेंगे कि क्लास में मैंने किस तरह से पढ़ाया और मुझे क्या-क्या इश्यूज फेस करने को मिले, कौन-कौन सी डिफिकल्टीज थी व्हाइल टीचिंग, और स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में क्यों डिफिकल्टी हो रही थी, या स्टूडेंट्स बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो इनकी रीजंस क्या है, और मुझे कहाँ स्टूडेंट्स और मेरे स्टूडेंट और टीचर में कहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आया कि स्टूडेंट्स की लर्निंग डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, कि आपने एक चीज कर ली, उसके बाद आप उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब रिफ्लेक्शन इन एक्शन क्या है? थिंकिंग इन द मोमेंट, कि आप ड्यूरिंग क्लास लेक्चर दे रहे हो और साथ साथ आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, जो मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, या फिर कौन कौन सी चीजें जो ऑलरेडी इम्प्रूव है। तो दिस इज रिफ्लेक्शन इन एक्शन। विद इन ड्यूरिंग एक्शन आप जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन इन एक्शन। डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन जो ऊपर भी आप पढ़ चुके हैं 3 दफा। द एक्टिव, persistent and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कैसे ड्राइव हुआ है? द वर्क ऑफ डेवी ने से ये एक्चुअली ड्राइव हुआ है, और इसी ने फर्दर इसको एक्सप्लेन भी किया था। स्कूल प्रेजेंट्स अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू। अच्छा, स्कूल ने 2 एस्पेक्ट्स दिए रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। ये स्कूल ने दिया था, ये एमसीक्यू भी आ सकता है 1983 में। रिफ्लेक्शन इन एक्शन क्या है? जो भी मैं ऊपर समझा चुकी हूँ। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन क्या है? आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इस टॉपिक्स में से यही बस करें, दोनों डेफिनेशन। देन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी हमने ऊपर रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन किया था, वो स्कून ने कॉन्सेप्ट दिया था, 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हैटन एंड स्मिथ ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन? उसने 2 रिफ्लेक्शन की टाइप्स दी थी, डायलॉजिक रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ठीक है? डायलॉजिक रिफ्लेक्शन का वर्ड डायलॉग से आपने याद रखना है। डायलॉग क्या होता है? 2 बंदों के दरमियान में जो मुकालमा होता है, दैट इज़ कॉल्ड डायलॉग। तो डायलॉजिक रिफ्लेक्शन में क्या था? आप सेल्फ इवैल्यूएशन, इटसेल्फ, अपने यूँ समझ लें कि ज़मीर के साथ बात कर रहे हैं और आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डायलॉजिक रिफ्लेक्शन रेफर्स टू अ लेस इंटेंसिव अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स डिस्कोर्स विद द सेल्फ। इसमें आप अपने आप से बात करते हैं, बातचीत करते हैं, टू एक्सप्लोर अ गिवन इवेंट और इंसिडेंट, कि जो भी इवेंट या इंसिडेंट था, आप उसको एक्सप्लोर करने के लिए खुद से इवैल्यूएशन कर रहे हैं। देन क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल का वर्ड तनकीद से निकला है। दिस रेफर्स टू एफर्ट्स अकाउंटिंग फॉर द ब्रॉडर हिस्टोरिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज एंड फ्रेमिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स टू अराइव एट सॉल्यूशन। तो अब इस ब्रॉडर लेवल पर बेसिकली जब हम रिफ्लेक्ट करें, दैट इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, इसमें हिस्टोरिक, कल्चरल, पॉलिटिकल वैल्यूज तमाम शामिल होती हैं। कोर डिफरेंस क्या है बिटवीन वेदर अ पर्सन रिपीट्स द सेम एक्सपीरियंस सेवरल टाइम्स बिकमिंग हाईली प्रोफिशिएंट एट वन बिहेवियर, और लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस सच अ वे टू बी कॉग्निटिवली इफेक्टिवली चेंज, कि एक बंदा पहले से जितनी दफा एक्सपीरियंस होता जा रहा है, उस पर अगेन और अगेन प्रैक्टिस कर रहा है और उसको बहुत अच्छा बना रहा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये एक हो सकता है, या फिर वो लर्न कर रहा है फ्रॉम एक्सपीरियंसेस इस तरह से कि टू बी कॉग्निटिवली और इफेक्टिवली चेंज, कि वो कॉग्निटिवली और इफेक्टिवली चेंज हो सकता है। What do these consideration means for reflective practice? अब इन तमाम considerations का क्या मतलब है? Reflective practice basically a non-judgmental collaborative process and should allow for flexibility, open-mindedness, ये allow करता है। आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो ओपन हो जाती है, आप सोचने की सलाहियत ज्यादा हो जाती है। एंड टू बी एन इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, अगर आप एक इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, यू मस्ट रिकॉग्नाइज द लर्निंग फ्रॉम व्हाट डज नॉट वर्क, कि जो काम नहीं की हो रहा या कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हो रहा, आप उससे लर्न करें कि उसको किस तरह से आपने इन वर्किंग कंडीशन लाना है और उसको कैसे इम्प्रूव करना है। देयर मस्ट बी रूम फॉर फेलियर इन द रिफ्लेक्टिव प्रोसेस, और रिफ्लेक्टिव प्रोसेस में आपने एक स्पेस फेलियर के लिए भी रखनी है, ताकि आप उससे उस उसी फेलियर को सक्सेस की तरफ लेकर जा सके। देन क्रिटिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के क्रिटिक्स, या इस पर जो तनकीद की गई, या फिर इसके हम यूं कह सकते हैं ड्रॉबैक्स, या फिर इन पर जो तनकीदाना पॉइंट्स रेस किया गया वो क्या है? एक तो ऊपर हमने ड्रॉबैक्स पढ़े हैं, 4 ड्रॉबैक्स आप वो वाले इसमें ऐड अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने ये हाइलाइट भी की हुई है, आप वो वाले भी पॉइंट्स, अब उन्हीं 4 पॉइंट्स को फर्दर एलैबोरेट करें, दैट इज़ क्रिटिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। देयर आर कल्चरल एंड पर्सनल रिस्क, कल्चरल और पर्सनल रिस्क हो सकते हैं। इसकी ना वन बाय वन हेडिंग बताई हुई है। एथिकल कंसर्न हो सकते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में, प्रोफेशनल कंसर्न हो सकते हैं, पेडागोजिकल कंसर्न्स हो सकते हैं। पेडागोजिकल कंसर्न में 2 फर्दर है कि डेवलपमेंटल रेडीनेस या 4 स्टार रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हो सकते हैं।
एनी हाउ वन बाय वन इन सबको पढ़ते हैं। एथिकल कंसर्न क्या हो सकता है कि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट टू प्राइवेसी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप के साथ ये लिंक करती है। अब practitioners who are engaging in reflective practice need to be aware of the risk and also of potential for conflict of interest, कि अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के कोई रिस्क है, कोई फ्लॉज है, उनसे ऑलरेडी अवेयर होना चाहिए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर को। तो ये एथिकल कंसर्न आ जाता है कि वो, क्योंकि ये उसकी अपनी जात के साथ लिंक कर रहा है। और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी होती है कि आप जब अपने आप को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी ही प्रैक्टिस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपने अपनी जो एथिक्स है उसको मद्देनजर रखते हुए रिफ्लेक्टिव प्रोसेस करना है। इट कैन लीड टू फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल, सेल्फ रिजेक्शन। अब सपोज आप अपने आप को इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट कर लेते हैं कि आप खुद ही कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि मुझ में तो इतने ज्यादा फ्लॉज हैं, तो मैं तो बस बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ। अगर आप इस तरह से सोचने शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव फीलिंग डेवलप हो जाती है, तो इससे आप सेल्फ डिसअप्रूवल या सेल्फ रिजेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो ये एथिकल कंसर्न आ जाते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और सेल्फ डिसअप्रूवल, सेल्फ रिजेक्शन। देन प्रोफेशनल कंसर्न का क्या हो सकते हैं कि आप प्रोफेशनल लेवल पर जो आपके क्या कंसर्न आएंगे। कम टू द फोर व्हेन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज डन बैडली, इनइफेक्टिवली और inappropriately। इफ अप्लाइड अनक्रिटिकली, रिफ्लेक्शन कैन reinforce prejudice and bad practices से reinforce हो सकती है। And it is also a means by which organization divest themselves for responsibility. Then the next point, fostering good practice here becomes better for the individual rather than the organization। organization के बजाय ये एक इंडिविजुअल फोकस्ड होता है, तो इट fosters the good practice of the individual। then pedagogical concern में दो पॉइंट्स आते हैं, developmental readiness and the extent to which forcing teachers to reflect may prove counterproductive। तो पोस्ट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हो सकती है और डेवलपमेंटल रेडीनेस। डेवलपमेंटल रेडीनेस में क्या है कि टीचर नीड टू बी डेवलपमेंटली रेडी, कि वो टीचर जो है इटसेल्फ डेवलपमेंटली रेडी हो, कि वो क्रिटिकली रिफ्लेक्ट कर सके अपने आप को। तो ऐसा इतने मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता कि टीचर खुद ही विलिंग नहीं होता, क्योंकि इतने बिजी रूटीन की होती है, टीचर पे बर्डन इतना होता है कि वो उस अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का टाइम नहीं निकाल पाता। फोर्स रिफ्लेक्टिव पर फोर्स किया जाता है टीचर को, आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करें, तो जिससे उनमें ऑपोजिट इमोशनल कंसर्न आ सकते हैं। देन कॉन्सेप्चुअल कंसर्न में क्या आएगा कि कॉन्सेप्चुअली अगर आपके पास टॉपिक क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में क्लियर नहीं है, तो आपकी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बैड हो सकती है। देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन। फॉर्मल इनफॉर्मल का क्या मतलब है? इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व सेल्फ क्वेश्चनिंग, आप अपने आप से सेल्फ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बिल्कुल इनफॉर्मल से होकर आप अपने आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डेवलप आवर अवेयरनेस, आवर ओन assumption, आप अपनी assumption के बारे में अवेयरनेस डेवलप करते हैं। जबकि फॉर्मल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ड्रॉज ऑन रिसर्च एंड थ्योरी। एक फॉर्मल लेवल पर आप रिसर्च या थ्योरी ड्रॉ कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड फ्रेमवर्क फॉर प्रैक्टिस। This relies on experiential learning such an approach is। अब ये जो सी इनफॉर्मल लर्निंग है, ये उसकी बात कर रहे हैं। इनफॉर्मल लर्निंग डिसफंक्शनल भी हो सकती है, इनकम्प्लीट हो सकती है, क्योंकि आप अपने आप से जब कर रहे हैं तो आप वो से अपने पॉजिटिव पॉइंट वो एक्सेप्ट कर रहे होंगे, नेगेटिव पॉइंट को आप निग्लेक्ट कर रहे होंगे। It relied on using present experience, टेस्ट बिलीव या फिर मैनिपुलेटेड टू फिट आवर बिलीव्स। तो आप अपने बिलीव्स पर ज्यादा कर रहे हैं, उसको फ़ोकस कर रहे हैं, आप उनको चेंज नहीं करना चाह रहे, बायस्ड होता है ये, कैन बी प्लान्ड और अनप्लान्ड हो सकता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ सम अदर एक्टिविटी। यानी कि आप कोई और काम कर रहे हो, आप उसके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दें, तो एज अ बाय प्रोडक्ट ये हो सकता है इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन। एंड इट रिक्वायर्स बिकमिंग अवेयर ऑफ कॉन्शियस लर्निंग। The last one, it requires awareness of learning to surface, which make tacit assumptions explicit। देन लर्निंग फ्रॉम फॉर्मल रिफ्लेक्शन। फॉर्मल रिफ्लेक्शन से आप फॉर्मल रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है? इट रिक्वायर्स मॉडल्स और फ्रेमवर्क व्हिच प्रोवाइड अ स्पेसिफिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, कि इसमें प्रॉपर मॉडल्स होती है या फ्रेमवर्क होता है और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। और देयर आर फोर पैरामीटर। जितने भी फॉर्मल मॉडल्स हैं फॉर रिफ्लेक्शन, इसके फोर पैरामीटर्स हैं जो कि ये नीचे बयान किए गए हैं। द नंबर वन, बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? जो विजिबली आपको एटीट्यूड नजर आ रहा है, बिहेवियर नजर आ रहा है टीचर का, इसका फंक्शन क्या होता है? टीचिंग। अगर आप इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड रिफ्लेक्शन करते हैं, तो आप बेसिकली इसका किस तरह इसको फंक्शन बना रहे हैं कि टीचिंग, मेंटेनिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप पर फोकस होता है बेसिकली। और जो रीजनिंग जजमेंट है,
स्टूडेंट ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग होती है, स्टूडेंट कितना अच्छे से रीजन को अंडरस्टैंड कर रहा है, लॉजिकल रीजनिंग को अंडरस्टैंड कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है स्टूडेंट के। इसका फंक्शन क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर वर्क कर रही है। देन प्रोफेशनल थिंकिंग, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर एंड ओन प्रैक्टिस। और इसका फंक्शन क्या है? टीचिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की बेस पर क्या टीचिंग, आप टीचिंग को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। पर्सनल रिफ्लेक्शन से क्या होता है? आप अवेयरनेस क्रिएट होती है, आगाही हासिल होती है, आपको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं आप खुद को। और इसका फंक्शन है बैलेंस रखना बिटवीन योर टीचिंग प्रैक्टिस एंड स्टूडेंट्स लर्निंग। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। दीज वर द 10 टॉपिक्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका शुक्रिया।